किया कि जेल से लड़ रहे हैं, तो भाई ये तुम्हारी संवैधानिक व्यवस्था है। जेल में आरोपी जेल में जाने का मतलब आदमी अपराधी नहीं हो गया। खैर वो तो अलग की बात है। अब हम चलते हैं राजस्थान। राजस्थान भी इस समय बड़ा चर्चा में छाया हुआ है रवि जी। राजस्थान में एक जो थी जिनको मुख्यमंत्री बनने के लिए मार कर रही थी, अब उनको पता चला कि लोग मुख्यमंत्री बनाने के लिए बार बार जाकर के उनकी सिफारिश कर रहे हैं और करेंगे नहीं, अब मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगी, निकल जाओ तो हमारे यहाँ से। और मिलने से भी उन्होंने इनकार कर दिया। तो इन सारी घटनाओं पर राजनीतिक प्रदेश में आप टिप्पणी, आप इसको कैसे देखते हैं पिछले सप्ताह की गतिविधियों को, रवि यादव जी? शुक्रिया तिवारी जी, नमस्कार आपको, को पैनलिस्ट और दर्शकों को। ये तो बहुत बड़ा मामला है जिसकी जिक्र कर रहे हैं आप, उसके वो उसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है लोगों के लिए, क्योंकि आप जिस संगठन का मामला है, वो जो कहते हैं और जो करते हैं, जो दिखाते हैं, वो सब कुछ अलग अलग होता है। आप जिस मतलब कह रहे हैं तो ये, लेकिन ये जरूर दिखाई दे रहा है कि इस समय आरएसएस और भाजपा की जो टॉप लीडरशिप है, उसमें सब कुछ ठीक नहीं है, कम से कम इतना कहा जा सकता है। वो जिसको चाहते हैं उसे आरएसएस नहीं चाहता, और आरएसएस जिसे चाहता है उसे, तो अभी फिलहाल दोनों में बार्गेनिंग चल रही है किस नाम पे आ सकते हैं। उससे एक और बड़ी घटना हुई है राजस्थान के उप मुख्यमंत्री की, शायद आपको मालूम हो। मैं समझता हूं इतना ही संकेत काफी है, लोग समझ गए होंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी रसिया में कहाँ उनकी मौत हुई वो तो पता नहीं, वो रहस्य तो खुला नहीं है आज तक। लेकिन यहाँ उप मुख्यमंत्री जी किस रसियन के साथ थे, वो लोगों को काफी चर्चा का विषय है इस समय। यहाँ देखिए, मुझे लगता है कि जो मेरे से पहले दोनों लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाए हैं, इन सब दो चीजें मैं महसूस करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जहां तक मामला है, सिर्फ झूठ और नफरत, आप काम की उम्मीद नहीं कर सकते इनसे। तकलीफ की बात यह है कि सबसे ज्यादा जो स्थिति खराब हुई है वो मीडिया की हुई है, और मीडिया की स्थिति खराब होने की वजह से इस देश का नुकसान जितना भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती थी, मीडिया ने किया है। डेमोक्रेसी को खत्म करने का काम इस देश के मीडिया ने किया है। वो अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ गूगल है और वैकल्पिक मीडिया भी उभर के सामने आया है, जिससे लोगों तक बहुत सारी सूचनाएं पहुंच रही हैं। अन्यथा मीडिया की तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी गई है देश में डेमोक्रेसी खत्म करने की। अब जहां तक सवाल भारतीय जनता पार्टी का है, तो ये चाहे आरएसएस जिस समय बना था 1925 से लेके आज तक की स्थिति को समझ सकते हैं आप। मकसद डेमोक्रेसी तो इनका कभी था नहीं, डेमोक्रेसी पसंद नहीं है उनको। वो डेमोक्रेसी का विरोध उस दिन से करते हैं जिस दिन से बने हैं। उनको डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध किया गया है, ऑर्गेनाइजर में लेख लिखा गया है। उसके बाद में फिर जब अटल जी की सरकार है, तो अटल जी की सरकार ने संविधान समीक्षा आयोग बनाया। संविधान को खत्म करने की जो बात की जाती है वो ऐसे नहीं है। और आज भी कितना संविधान लागू है, संविधान बेसिकली संविधान किताब के तौर पर कुछ नहीं है। जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंस्टीट्यूशन ठीक से काम कर रहे हो। कॉन्स्टिट्यूशन तो इंस्टीट्यूशन में ही है, और वो इंस्टीट्यूशन कौन सा है जो इस समय काम कर रहा है? आप एक इंस्टीट्यूशन को बता सकते हैं, कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है? प्रधानमंत्री सदन में झूठ बोलते हैं। तो आप किसी को भी, अब आप और जिनका जिक्र किया अभी बशीर साहब ने, वो जानवर हैं, और आज से ये पहली बार नहीं है जिसकी नबी का अपमान किया उसने। उसके तमाम विवादित बयान पिछले 7, 8, 10 साल से लगातार आ रहे हैं, मतलब कम से कम 7 साल से तो आ ही रहे हैं। अब आप चलिए, मुसलमान उनको पैगंबर मानता है, जो हिंदू है वो पैगंबर मत मानिए आप उनको। आप देखिए उन्होंने किया क्या है। बेसिकली उनका जो पूरा जोर है वो समता पर है, न्याय पर है और बंधुत्व पर है। उनकी पूरी जिंदगी जो उन्होंने लगाई है, हम उनको एक सामान्य आदमी के तौर पर माने कि जो जैसे अन्य लोगों को मानते हैं,
तो उन्होंने अपनी जिंदगी किस काम के लिए दी? पूरा जीवन उन्होंने समता पर लगाया है, न्याय पर लगाया है और बंधुत्व पर लगाया है। जो असमानता उस समय जिस कदर फैली हुई थी, अगर उनका कोई बड़ा मैसेज है तो वो समानता पर है। मतलब एक ही सफ में खड़े हैं, जो चाहे वो बादशाह है और चाहे वो बिल्कुल कोई गुलाम है। जिस समय नमाज पढ़ेंगे एक साथ होंगे। लेकिन तकलीफ की बात यह है, मैं यहां क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता सनातन की। सनातन भी बहुत विशाल धर्म है, लेकिन जिसको ये लेके चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, मैं किसी हालत में उससे सहमत नहीं हूं कि ये हिंदू हैं या ये सनातनी हैं। इनके सनातन का एक ही है, मुसलमान को गाली दो। जब तक मुसलमान को गाली नहीं दोगे तब तक आपका हिंदुत्व पूरा नहीं होता है। आप हिंदुत्व पे बात करेंगे, क्या क्या कुरान में लिखा है, क्या बाइबल में लिखा है? अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि सर्व खलविदम ब्रह्मास्मि। जो दिखाई देता है वो सब ब्रह्म है, और उसी में से निकलता है आत्मवत सर्वभूतेषु। तो जो सामने दिख रहा है वो मेरे जैसा है, ब्रह्म है। और उस शरीर, वो शरीर जिसमें वो ब्रह्म रहता है, ब्रह्म मेरा ईश्वर है, और वो ईश्वर जिस शरीर में रहता है वो मेरा मंदिर है। फिर यहां हमारा पूरा जोर, हमारे जितने स्पिरिचुअल लीडर हुए, सारे स्पिरिचुअल लीडर में कहीं कभी कोई विवाद ये नहीं रहा, एक चीज पर सहमति रही है कि आत्मा है अंतिम सत्य। और आत्मा फिर चाहे वो जिस जीव में भी है वो ब्रह्म का है, स्वरूप है। क्या भारतीय जनता पार्टी मानती है? आप किसी को मुसलमान, किसी को सिख, किसी को ईसाई कैसे डिवाइड कर सकते हैं? अगर सनातनी है तो, या फिर क्या आप कह दीजिए कि सनातनी नहीं है? दोनों बातें नहीं हो सकती। जो लिखा है, ऐसा नहीं कि वो किसी दूसरे ने कहा है। आप अपने वेदों को नहीं मानते जी सर, और आप कहते हैं कि हम हिंदू हैं। आप सनातन का सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हैं। और उसमें यति जैसे लोग जब आएंगे तो आप समझते हैं कि उससे सम्मान होगा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। अगर देश की कोई पहचान थी तो वो ज्ञान की वजह से थी। आप कभी ऐसे नहीं थे। जो पहचान थी वो उदारता की थी। और आप अगर राम का भी अगर आप बात करेंगे तो राम को भी आप भगवान नहीं माने। अगर आप एक 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 आदमी मानते हैं या भगवान मानते, जो भी मानते हैं, क्या क्या खासियत क्या है राम की? राम की एक ही खासियत है, मैं समझता हूं कि वो उदार हैं, लिबरल हैं। उस लिबरल होने की जगह आप उसको कट्टरता की तरफ जा रहे हैं। आप लोगों को लिंच करेंगे और जय श्री राम का नारा देंगे। कैसे मान लिया जाएगा कि आप हिंदू हैं? और हैं तो आप इसका नुकसान कर रहे हैं, हिंदुत्व का नुकसान कर रहे हैं, धर्म का नुकसान कर रहे हैं, इस देश का नुकसान कर रहे हैं। इस देश में जो लोग रहते हैं, राष्ट्र का मतलब नहीं होता है भौगोलिक सीमा। उस भौगोलिक सीमा के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, अगर उनमें भाईचारा नहीं है, उनमें एकता नहीं है, तो आप कौन सा देश कैसे तरक्की करेगा? और वो ही दिखाई देता है। इनका जो पूरा जोर रहा है, आप आंकड़े बताते हैं। आपको मैं दो तीन आंकड़े अगर दे दूं, इस समय देश की स्थिति वो हो गई है कि इस समय देश में जो 186 लोग हैं जिनके पास जिन जो 40% से ज्यादा देश की जीडीपी का, यानी 1.19 लाख करोड़ अमेरिकन डॉलर उनकी, हमारी 4 लाख, यानी 3,95,000 अमेरिकन डॉलर हमारी टोटल जीडीपी है। और 186 लोगों की जो कंट्रीब्यूशन है उसमें वो 1/4 से ज्यादा हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि ये देश कहां जा रहा है। दूसरी तरफ असमानता जिस कदर बढ़ रही है, 5 किलो राशन पर आप लोगों को छोड़ दे रहे हैं। शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। आप जहां चुनाव हुआ है वहां अगर आप देखेंगे, मैं नहीं समझता हूं हरियाणा में या कश्मीर में, कहीं भी कश्मीर की जो स्थिति है, मैं 3-4 विजिट किया है पिछले कुछ समय से। वहां कोई भी व्यक्ति है वहां, आप, मैं तो जम्मू की बात बता देता हूं आपको। जम्मू में लोग पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आप बाहर से जो लोग पहुंचे हैं, एक तरह से वहां उनका बिजनेस खराब किया है उन्होंने। तो 370 से ज्यादा 35
है उनके लिए 35A है महत्वपूर्ण, और इससे जितना नुकसान घाटी का हुआ है उससे ज्यादा जम्मू वालों का हुआ है। तो मैं नहीं समझता कि जम्मू में कहीं वो लोग इनको पसंद कर रहे होंगे। निश्चित रूप से जिस समय चुनाव परिणाम आएंगे तो आप देखना। हाँ, एक बात जरूर है, मैं ऐसा कहना चाहूंगा, यहां किसी को खराब लगता है तो लग सकता है, कांग्रेस को जितना कोशिश वहां करनी चाहिए थी जम्मू क्षेत्र में, वो करती हुई नहीं दिखाई दी। अगर उसने पूरी कोशिश की होती वहां, तो भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरीके से हारने वाली थी। जी सर। और हरियाणा में हार ही रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, किसी को भी नहीं होना चाहिए। ये जो एग्जिट पोल है एग्जैक्ट नहीं है, और जो एग्जिट पोल है, अब मुझे ये बता दीजिए क्या मतलब है कि देखा था क्या था, चूहा था? बोले नहीं, हाथी था। हाथी होगा या तो चूहा होगा, यानी 3 सीट जीतेंगे या तो 12 सीट जीतेंगे। कोई मतलब है? डेटा बताता है क्या इस बात को? जी सर। 5% का कम या ज्यादा बता सकते हो कि भाई एरर मार्जिन हो सकता है 4-5%। तो 3 सीट जीतेंगे या तो 4 जीतेंगे, इतना तो हो सकता था। लेकिन 3 जीतेंगे या 12 जीतेंगे में क्या मतलब? कहीं दिखाई देता है कि डेटा है क्या? कौन सी मेथोडोलॉजी अपनाई है, किन लोगों से बात जी किया रवि है? जी। तो ये जो मैं समझता हूं कि ये सिर्फ भ्रम में किया जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे टूट रहा है, लोग जग रहे हैं। और हरियाणा जी रवि। मुझे लगता है इसको बताएगा। कश्मीर में तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता इनका, लेकिन हरियाणा खासतौर से एक ताकत है उनकी, हिंदी बेल्ट। हिंदी बेल्ट हरियाणा में जिस समय हारेंगे उसका एक बड़ा मैसेज देश को जाएगा। और उसके बाद इनकी गिनती फिर ढलान पे तो 24 से शुरू हो गई है। मुझे लगता है हरियाणा के बाद ये ढलान तेज होना शुरू हो जाएगा। जी तिवारी जी। जी रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि एग्जिट पोल 3 या 13, 3 या 13 नहीं, ये 3 या 33 बताते हैं। उसके पीछे रीजन है कि अगर जुगाड़ लग गया तो हमारी 33 सीट निकल जाएगी। जुगाड़ नहीं लग पाया, जनता विरोध कर दिया, ये ईवीएम मशीन को ये बदलने नहीं दिया, काउंटिंग में गड़बड़ी नहीं हुई, तो हम 3 पर आ जाएंगे। तो ये तो उनके यहाँ जेन्युइन है, ये तो जस्टिफाई है, इसमें कहीं कोई बहुत दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं